नमस्कार दोस्तों, पेडागोजी की सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक मीना और आज अपन पेडागोजी सीरीज की जो दूसरी क्लासेस रहेगी उसको पढ़ेंगे। इस सीरीज में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और इस 20 क्वेश्चंस को आपको ठीक प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस आपको साइकोलॉजी के, शिक्षा शास्त्र के और कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको पेडागोजी के मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखो बेटा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इन चार, देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, पहले मैं किस तरीके से सीरीज को रन करूंगा। आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, इसमें 4 ऑप्शंस आएंगे, इससे एक सही रहेगा और आपको क्या करना है, इन चारों क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना है और उसके बाद में आंसर करना है। ये चारों क्वेश्चन, चारों जो ऑप्शन है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इन चारों ऑप्शंस को यहाँ पे एलेबोरेट कर दिया करूंगा, विस्तार से आपको समझा दिया करूंगा और साथ में पेपर पेन साथ में लेके बैठना, ताकि आपको जो कुछ इन्फॉर्मेशन सूचना मिले उसे आप साथ में नोट डाउन करते भी चलिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है बेटा, देखिएगा पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट को दिख रहा है आपको क्लियरली? हाँ, तो सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, आईक्यू इंटेलिजेंट क्वेश्चंट स्कोर्स आर जनरली कोरिलेटेड विद द एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखो बेटा, आपको जो क्वेश्चन है वो दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पेडागोजी और साइकोलॉजी में दोनों ही लैंग्वेज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो दोनों भाषाओं में आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि जिसको कहा जाता है आईक्यू, बुद्धि लब्धि प्राप्तांक, आईक्यू पे जो आपका आईक्यू टेस्ट पे जो स्कोर आता है ना, आईक्यू स्कोर सामान्यतः शैक्षणिक प्रदर्शन का मतलब आपके विद्यालय का जो एकेडमिक स्कोर्स है उसके साथ किस प्रकार से ये संबंधित है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोचिएगा, क्या ये परफेक्ट रूप से संबंधित है, क्या ये हाईली उच्च रूप से कनेक्टेड है, या मॉडरेट रूप से, या लीस्ट रूप से। तो बेटा ये जो रहता है आपका जो आईक्यू रहता है, आईक्यू मतलब आपका जो इंटेलिजेंट क्वेसेंट या आपका जितना आईक्यू स्कोर रहता है वो आपके एकेडमिक स्कोर के साथ में एकेडमिक परफॉर्मेंस या एकेडमिक स्कोर के साथ में किस तरीके से कनेक्टेड रहता है। तो ये रहता है बेटा आपका उच्च रूप से कनेक्टेड। उच्च रूप से कनेक्टेड का मतलब है अगर आपका आईक्यू ज्यादा होगा तो आपका एकेडमिक स्कोर भी बहुत ज्यादा होगा। बट ये यहाँ पे आपको लगेगा कि सर ये पूर्ण रूप से कनेक्टेड रहता है, बट ये पूर्ण रूप से कनेक्टेड नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो हाई आईक्यू वाला बच्चा रहेगा वो एकेडमिक में बेहतर रहेगा, ऐसा इसका कहना है। इस वाले विकल्प परफेक्ट रूप से कनेक्टेड का मतलब है, ये वाला विकल्प कहना चाहता है कि आपका जो एकेडमिक में परफॉर्मेंस है वो कंप्लीटली आपके आईक्यू से डिसाइड होता है। बट ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि अगर कोई बच्चा स्कूल ही नहीं गया तो उसका एकेडमिक में स्कोर कैसे आएगा। समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अगर कोई बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा तो उसका एकेडमिक का स्कोर तो दिखेगा ही नहीं। बट अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं गया, इसका मतलब ये तो नहीं हो जाएगा कि बच्चे में आईक्यू कम रहेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये जो रहेगा परफेक्टली कनेक्टेड नहीं रहेगा, पूर्ण रूप से कनेक्टेड नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका हाई रूप से या हाईली कनेक्टेड रहता है। ओवरऑल आपका जो आईक्यू स्कोर है वो आपके एकेडमिक से हाई तौर पर कनेक्टेड रहता है। एक क्वेश्चन और आता है कि आपकी जो मानसिक मंदता रहती है, मानसिक मंदता मतलब जिनका आईक्यू 70 से कम रहता है, मानसिक मंदता जो रहती है वो किस प्रकार से एकेडमिक से कनेक्टेड रहती है। तो मानसिक मंदता अगर आपकी कम होगी तो ओवरऑल आपका जो एकेडमिक या शैक्षिक प्रदर्शन है वो भी बेटा आपका कैसा रहेगा, वो भी आपका कम रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगर आप मानसिक मंदता का मतलब होता है एमआर का मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका आईक्यू बिलो 70 होता है उनको कहा जाता है मेंटली रिटार्डेड पर्सन। उनको क्या कहा जाता है बेटा, मानसिक रूप से मंद बच्चे। ऐसे बच्चों को कहा जाता है मानसिक रूप से मंद बच्चे जिनका आईक्यू 70 से कम होता है। तो उनका एकेडमिक में भी परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तो उनका एकेडमिक मतलब स्कूल में भी परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तो वो भी उनका परफॉर्मेंस बेटा डाउन रहेगा। समझ में आ गई आपको मेरी बात? तो मैंने आपको बताया कि आईक्यू कैसे कनेक्टेड है आपके एकेडमिक के परफॉर्मेंस से, तो ये हाईली कनेक्टेड होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी मैंने बात बताई कि जो एमआर जो मानसिक मंदता है, मानसिक मंदता का मतलब ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू 70 से कम रहता है, तो उन बच्चों का एकेडमिक्स से कैसा कनेक्शन है, तो उनका एकेडमिक्स में भी परफॉर्मेंस डाउन रहेगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस ठीक प्रकार से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला प्रश्न है बेटा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फाइन मोटर स्किल। ये काफी महत्वपूर्ण लाइन है। निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म मोटर कौशल के विकास है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं ये होता क्या है। देखिए बेटा, दो प्रकार के गतिक कौशल होते हैं,
गतिक कौशल कितने प्रकार के होते हैं? गतिक कौशल मतलब जहां आपकी बॉडी इन्वॉल्व रहे, या इसको कहा जाएगा मोटर स्किल। देखो बेटा, मोटर स्किल या फिर मोटर स्किल्स का मतलब रहता है जहां आपकी बॉडी काम में आए, जहां आपका शरीर, जहां आपकी जो बॉडी है, आपका शरीर काम करे, जहां आपका जिस क्रिया जिस एक्टिविटी को करने के लिए आपकी बॉडी का यूज हो, जो आपके शरीर का यूज हो, आपके फिजिक का यूज हो, उसको कहा जाता है गतिक कौशल। गतिक कौशल जो रहते हैं बेटा वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल, दिख रहा है आपको, एक रहेगा आपका सूक्ष्म गतिक कौशल, एक रहेगा आपका बृहद गतिक कौशल। चलो मैं एक खाली स्लाइड पे आपको बता देता हूं बेटा। ये जो मोटर स्किल्स होते हैं बेटा, मोटर स्किल्स ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोटर स्किल्स या जिसको कहेंगे आप गतिक कौशल, गतिक कौशल। गतिक कौशल का मतलब क्या होता है बेटा? गतिक कौशल का मतलब होता है जिन कामों को करने में आपके शरीर का उपयोग हो, आपकी बॉडी का यूज हो, जैसे रनिंग करने के लिए आपकी बॉडी का यूज होगा। सिलाई करने के लिए लड़कियां आई लाइनर लगाती है तो आई लाइनर लगाने के लिए आपकी फिंगर्स का यूज होगा ना बेटा। जैसे कि सिलाई करने के लिए, बुनाई करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, ऐसे काम जहां आपके शरीर का उपयोग हो, तैरने के लिए, कूदने के लिए, कुलाचे मारने के बाद, छोटे बच्चे कुलाचे मारते हैं, उनको करने के लिए आपके शरीर का उपयोग हो, आपकी बॉडी का या कहें तो आपके शरीर का जहां उपयोग होता है बेटा, उस प्रकार के कौशल को क्या कहा जाता है? आपका मोटर स्किल्स। क्या कहा जाता है बेटा? मोटर स्किल्स। ऐसे समझिएगा, मैंने एक वर्ड और ले लिया, इस शब्द से कंपेयर करके इसको समझने की कोशिश करो। एक मैंने कहा कोग्नेटिव स्किल। कोग्नेटिव स्किल्स, कोग्नेटिव का मतलब होता है बेटा संज्ञान। संज्ञान का मतलब ऐसी एक्टिविटी जिनको करने में आपका ब्रेन का यूज हो, जैसे थिंकिंग करना, लॉजिक लगाना, प्रॉब्लम सोल्व करना, तो वो कैसी स्किल्स रहेंगे? कोग्नेटिव स्किल्स। इसके बाद मैंने आपको बताया मोटर स्किल्स, जहां आपकी फिजिक का यूज हो किसी काम को करने में, उसको कहा जाता है बेटा गतिक कौशल या फिर मोटर स्किल्स। जहां आपकी बॉडी इन्वॉल्व रहे उसको कहोगे आप गतिक कौशल। गतिक कौशल को दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला रहेगा बेटा आपका बृहद गतिक कौशल। बृहद को आप बोलोगे ग्रोस मोटर स्किल्स, ग्रोस मोटर स्किल्स। और एक रहेगा आपका सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल। बेटा साथ में इसको नोट डाउन करते भी चलना, शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा मैं आपके। सूक्ष्म गतिक कौशल, इसको कहा जाएगा बेटा फाइन मोटर स्किल। क्या बोलोगे? फाइन मोटर स्किल्स। इनको समझना। बृहद गतिक कौशल या ग्रोस मोटर स्किल्स में वो गतिविधियां आती है जिसको करने के लिए आपके बड़ी मसल्स का यूज हो, जिसको करने के लिए आपके शरीर के बड़ी मांसपेशियों का या संपूर्ण शरीर का यूज होता हो, बड़ी मांसपेशी या फिर आपके संपूर्ण शरीर का उपयोग हो, संपूर्ण शरीर का जहां उपयोग होता है उसे कहा जाएगा ग्रोस मोटर स्किल्स। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, रनिंग करने में, देखो बेटा रनिंग करने में आपकी पूरी बॉडी का यूज होता है तो वो बृहद गतिक कौशल के अंतर्गत आएगा। इसके बाद मैंने दिया कुलाचे, छोटे बच्चे कुलाचे मारते हैं, कुलाचे मारने में वहां आपके कौन सी बृहद गतिक कौशल का यूज होगा। इसके अलावा बेटा डांस करने में, डांस करने में आपकी पूरी बॉडी का यूज होता है तो वहां पे भी बृहद गतिक कौशल होगा। तो यहाँ जहां आपकी बड़ी मांसपेशियां या आपके संपूर्ण शरीर का यूज होता हो, जहां आप अपनी पूरी बॉडी का यूज करें, उसको क्या बोलोगे आप बेटा? उसको कहा जाता है आपका बृहद गतिक कौशल। जंपिंग करना, कूदने में तो आपके पूरे शरीर या पूरी बड़ी मसल्स का यूज होता है तो ये आ जाता है बृहद गतिक कौशल के अंतर्गत। फिर आता है बेटा आपका सूक्ष्म मोटर स्किल, जहां आपकी छोटी मांसपेशियां या फाइन स्किल, फाइन का मतलब होता है सूक्ष्म या छोटा, जहां आपकी छोटी मांसपेशियों का यूज हो, छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, छोटी मांसपेशियां, जहां आपके छोटी मांसपेशियों का यूज होता हो या उपयोग होता हो, उसको कहा जाता है सूक्ष्म मोटर या फिर फाइन मोटर स्किल्स या सूक्ष्म गतिक कौशल। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा समझना, जैसे कि सिलाई करने के लिए, आप खुद बताओ बेटा, सिलाई करने में आपकी सिर्फ उंगलियों का उपयोग होता है। आई लाइनर, लड़कियां आई लाइनर लगाती है तो आप, ये तो लड़कियां बहुत बेहतर ढंग से कनेक्ट कर पाएगी, आई लाइनर लगाने के लिए सिर्फ आपके हाथ की फिंगर्स का यूज होता है। इसके अलावा बुनाई करने, बुनाई करने में भी बेटा आपकी छोटी मसल्स का यूज होता है, तो जहां आपकी छोटी मसल्स का यूज हो उसको कहा जाता है सूक्ष्म गतिक कौशल, और जहां आपकी बड़ी मांसपेशियों में संपूर्ण शरीर का उपयोग होता है उसको कहा जाता है बृहद गतिक कौशल। आई होप कि आपको यह बेहतर ढंग से समझ आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन था अपना।
देखो बेटा ये क्वेश्चन था आपका, देखना ध्यान। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइन मोटर स्किल्स। फाइन का मतलब जहां आपकी छोटी मसल्स का यूज हो, जहां आपकी स्मॉल मसल्स का यूज होता हो, स्मॉल मसल्स का उपयोग होता हो, छोटी मांसपेशियों का उपयोग हो, उसे कहा जाता है फाइन मोटर स्किल्स। तो देखना बेटा, हथेली पकड़ना, पाम पाम ग्रास्पिंग। अगर कोई बच्चा इस प्रकार से आपकी उंगली पकड़ रहा है, आप पाम पाम ग्रास्पिंग, पाम से वो किसी चीज को ग्रास्प कर रहा है। दूसरा है सिटिंग करना, बैठना। तीसरा है क्रोलिंग, रेंगना। चौथा है चलना। तो फाइन मोटर स्किल्स जहां यहां पे यूज होगा बेटा पाम ग्रास्पिंग। पाम का मतलब होता है हथेली। जब बच्चा अपनी हथेली से किसी उंगली को पकड़ेगा, किसी वस्तु को पकड़ेगा, तो सिर्फ उसकी उंगलियों का या छोटी मसल्स का यूज होगा। कंपेयर इन तीनों की कंपैरिजन में बैठने में उसका पूरे शरीर का उपयोग होगा। तो यहाँ पे बेटा ग्रोस मोटर स्किल से, यहाँ भी ग्रोस मोटर स्किल से और यहाँ भी आपका ग्रोस मोटर स्किल से, ये वाला ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन और। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन है, इफ यदि छात्र एस क्यू, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है, एस क्यू 4R नामक रणनीति का उपयोग करता है तो अपनी पठन समझ सुधार कर सकता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो बेटा एक बार इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, क्या आंसर इसका सही आएगा। देखो एक बार आप दिमाग लगाओ, 1 सेकेंड, आपको 1 मिनट का आपको समय दिया जाता है। चलिए चलो मैं आपको बता देता हूं। पहले अपन डिस्कस करेंगे ASQ4R के बारे में, यहीं पे समझा देते हैं, ज्यादा डिटेल करना। ASQ4R ये जो टेक्निक है, चलो एक ASQ4R ध्यान से देखना बेटा और कॉपी में नोट डाउन भी करना। ASQ4R अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो S है पहले, फिर Q है, फिर 4 है और R है। अगर इस टेक्निक की बात की जाए तो बेटा इस तकनीक के जो जनक थे वो थे थॉमस एवं रॉबिन्सन। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भैया इस टेक्निक का जनक कौन था, तो थॉमस एवं रॉबिन्सन ये टेक्निक थी। अभी बताएंगे ये किसकी टेक्निक थी, थॉमस एवं रॉबिन्सन। ये जो तकनीक थी वो प्रभावी रीडिंग या इफेक्टिव तरीके से किसी पार्ट को पढ़ना, प्रभावी तरीके से पढ़ना, प्रभावी रीडिंग या इफेक्टिव तरीके से आप किसी चीज को पढ़ पा रहे हो, किसी टॉपिक को पढ़ पा रहे हो, उससे रिलेटेड ये बेटा टेक्निक्स थी आपके पास में, जिसको कहा जाएगा ASQ4R। इसको किसने दिया, थॉमस एवं रॉबिन्सन के द्वारा इसे दिया गया था। इसे थॉमस एवं रॉबिन्सन के द्वारा इसको दिया गया था। ये किसके काम में आती है बेटा, इफेक्टिव रीडिंग, कि आप किसी भी चीज को इफेक्टिवली कैसे पढ़ पाओगे। तो देखते हैं बेटा, एस का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एस का मतलब रहेगा आपका, एस मतलब रहता है बेटा सर्वे। इंग्लिश में ही पढ़ना बेटा, सर्वे। सर्वे, सर्वे का मतलब होता है कि जैसे आपको एक पूरा पैराग्राफ दे दिया गया है, इसको इफेक्टिवली आप कैसे रीड करोगे। तो सर्वे मतलब होगा, सर्वे मतलब उस पूरे पार्ट की एक झलक ले लो आप, मतलब उस पूरे चैप्टर को एक बार आप स्कैन कर लो, पेज पलट पलट के उस पूरे टॉपिक को मोटे मोटे, मतलब उसका शीर्षक जो है उस पूरा चैप्टर के शीर्षक को देख लो एक बार। उसके बाद में उसके उप शीर्षक को देखो, उप शीर्षक के बाद उसमें जो चार्ट बने हुए हैं उनको देखो, जो चित्र बने हुए हैं उनको देखो, तो आपको ओवरऑल उसका मोटा मोटा अंदाजा लग जाएगा। इसी चीज को कहा जाता है सर्वे करना। ओवरऑल आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है ये किससे रिलेटेड है, इसको कहते हैं सर्वे। इसके बाद आता है क्वेश्चन। क्यू मतलब होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न करना। अब आपको क्या करना है, जो शीर्षक आपने देखा है ना, उन शीर्षक से आपको क्वेश्चन बनाना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे शीर्षक है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो आपको क्वेश्चन बनाना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चलना चाहिए। तो क्यू मतलब होता है क्वेश्चन। इसके बाद में 4R मतलब इसमें 4 R हैं। तो पहला R मैं आपको बता देता हूं, R1 का मतलब क्या होता है बेटा, R1 का मतलब होता है रीड करना। क्वेश्चन बनाने के बाद में फिर आप उस चैप्टर को क्या करोगे, रीड करोगे। ध्यान से उस चैप्टर को क्या करना है बेटा, आपको उस चैप्टर को पढ़ना है, रीड करना है पूरे व्यवस्थित ढंग से। रीड करने के बाद में R2 आता है बेटा रिसाइट करना। रीड आपने कर लिया, फिर आप उस चैप्टर को खुद से ही रिसाइट करोगे अपनी खुद की लैंग्वेज का यूज करके। आप यहाँ पे क्या करोगे, अपनी खुद की लैंग्वेज का यूज करके उस चैप्टर को थोड़ा सा कन्वर्ट करके बोलोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, आप उसको रीड करोगे, पढ़ोगे। पढ़ने के बाद में उसे आप अपने तरीके से अपनी लैंग्वेज में उसको अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हो, उसको बोला जाएगा रिसाइट करना। रिसाइट के बाद आता है बेटा आपका रिलेट करना। R1, R2, R3। रिलेट का मतलब क्या होगा, बहुत महत्वपूर्ण है।
रिलेट मतलब होता है कि अगर उस स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई पूर्व ज्ञान है तो उस पूर्व ज्ञान को इससे कनेक्ट करवाना, इसी को क्या कहा जाता है बेटा, रिलेट कराना। अगर आपका जो पूर्व ज्ञान है उसे इस नए ज्ञान से कनेक्ट कराना ही क्या कहलाता है आपका, वो कहा जाता है रिलेट करना। तो एक आर और बचा है जिसको यहां पे लिख देता हूं R4। R4 का मतलब होगा रिव्यू करना। रिव्यू मतलब होता है उसे एक बार पुनर्से दोबारा से अवलोकन कीजिएगा, पूरे चैप्टर को एक बार ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाती है SQ4R। इट इज गिवन बाय थॉमस एंड रॉबिन्सन एंड इट इज यूज्ड फॉर इफेक्टिव रीडिंग। अगर आप प्रभावी ढंग से किसी चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो इस स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट, रिलेट एंड रिवीजन, दीज आर द स्टेप्स ऑफ द SQ4R। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 रहेगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर अपन करते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा देखते हैं बेटा। SQ4R में अपनी पठन समझ सुधार, यहां लिखा है अपनी पढ़ने की समझ को सुधार करने की एक टेक्निक से, पूछ लिया जाएगा किसकी टेक्निक से, तो पढ़ने की समझ को सुधार करना है। स्टडी करना, सबसे पहले स्टडी, ये तो गलत हो गया। सर्वे, हाँ सर्वे है। इसके बाद में क्वेश्चनिंग है, इसके बाद में रीड है, इसके बाद में रिफ्लेक्ट है, देखते हैं बेटा, रिसाइट है और रिव्यू है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। इसके बाद बात करते हैं, देखो बेटा जो रिसाइट, तो रीड के बाद रिसाइट आना चाहिए ना, रीड के बाद आता है रिसाइट, रिसाइट के बाद आता है रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट को ही रिसाइट पहले आएगा। स्टडी, स्टडी पहले तो आपका गलत हो गया। सर्वे करना, फिर क्वेरी मतलब होता है क्वेश्चन करना, हाँ फिर रीड करेंगे, रिव्यू करेंगे, रिसाइट करेंगे, रिवीजन करेंगे, ये भी गलत है। तो ये चारों ऑप्शंस यहाँ पे गलत दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन क्या लिखना है बेटा, सबसे पहले आप करोगे सर्वे, सर्वे के बाद में क्या आएगा बेटा, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन के बाद में आप उस चैप्टर को रीड करोगे, रीड के बाद में उसे तेज तरीके से अपनी लैंग्वेज में रिसाइट करोगे, रिसाइट के बाद में आप क्या करोगे बेटा, रिसाइट के बाद में आ जाता है आपका क्या, रिसाइट के बाद में क्या आता है, रिसाइट के बाद में रिलेट करना, रिलेट मतलब पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ोगे। इसके बाद में आता है रिव्यू करना। तो ये स्टेप रहेगी और इसका इसमें वो स्टेप दी नहीं गई है, तो ये स्टेप आपको क्या करना है बेटा, याद करना है। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो बेटा ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक कंट्रीब्यूटिंग टू द ADHD, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ADHD में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक कौन से। ADHD की बात करें, ADHD का मतलब होता है बेटा ये एक मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है, न्यूरो डेवलपमेंट, ये एक मनोविकार है, ये एक मनोविकार है या मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है जिसका पूरा नाम होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टर्म है बेटा आपका ये अटेंशन डेफिसिट। अटेंशन मतलब खाली पेज, अटेंशन डेफिसिट ADHD के बारे में मैं आपको पूरा बताता हूं। ये एक न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉब्लम है, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। न्यूरो मतलब आपके ये तंत्रिका से संबंधित, तंत्रिका विकास संबंधित प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये किस प्रकार की प्रॉब्लम है, तो न्यूरो डेवलपमेंट प्रॉब्लम, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है अटेंशन डेफिसिट का मतलब होता है बेटा कमी होना, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होना, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, बच्चा अति से ज्यादा संवेदनशील होता है या वो कहीं पे एक जगह रुककर बैठ ही नहीं पाता। उसे ऐसा कहा जाता है कि उसके पैर में चक्की लगी हुई है, ग्रामीण भाषा में कहा जाएगा उस बच्चे के पैर में चक्की लगी हुई है, वो एक जगह शांति से खड़ा नहीं रह पाएगा, वो अपने वेट नहीं कर पाता, अपने नंबर का इंतजार ही नहीं कर पाएगा। वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी उसे चीजें चाहिए, वो वेट नहीं करता किसी चीज का, वो लाइन में खड़ा नहीं रह पाएगा क्योंकि वो काफी ज्यादा हाइपर एक्टिव है, एक जगह वो रुक के वेट नहीं पाएगा क्योंकि एक्टिविटी ज्यादा है। और दूसरा उसका जो अटेंशन मतलब उसके अवधान में कमी रहेगी, उसका जो अवधान रहेगा ना बेटा उसमें कमी रहेगी, वो एक जगह कंसंट्रेट होके नहीं बैठ पाएगा। तो इसी को कहा जाता है अटेंशन डेफिसिट। हाइपर एक्टिविटी मतलब काफी ज्यादा एक्टिव रहेगा, तो अटेंशन ध्यान में कमी होना, और हाइपर एक्टिविटी मतलब अति संवेदनशील होना, अपने नंबर का इंतजार नहीं करेगा, अगर लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा तो वो लाइन को तोड़ के भाग जाएगा, एक जगह रुकना पसंद नहीं करेगा। गांव की भाषा में कहा जाता है कि उसके पैर में चक्की लगी हुई है। देखो बेटा आपको मजाक लग रहा होगा, ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये चक्की लगने वाली बात ना NCERT में लिखी है, और NCERT में जो भी लिखा है ना वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतना मैंने आपको बता दिया, अब क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। क्या क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन था कि
एडीएचडी में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक, कि भाई एडीएचडी होता क्यों है, क्या रीजन होते हैं इसके पीछे, क्या मनोवैज्ञानिक कारक है जिसकी वजह से एडीएचडी हो जाता है। पेरेंट, माता पिता का अवांछित हस्तक्षेप, अगर माता पिता के किसी के व्यवहार में ज्यादा हस्तक्षेप करना, हाँ नेगेटिव फैक्टर्स तो लग रहा है। उम्मीद से अधिक, अगर किसी बच्चे से ज्यादा उम्मीद कर ली तो वो भी एडीएचडी का शिकार हो सकता है। अस्वीकृति, अगर किसी बच्चे का रिजेक्शन करा, उसको अगर अपने फैमिली में ठीक से नहीं रखा गया तो वो भी एक प्रकार से एडीएचडी का कारण बन सकता है। तो देखते हैं बेटा कौन सा कारण हो जाएगा। चौथा है लाड़ प्यार। तो देखो बेटा रिजेक्शंस तो यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ये वाला ऑप्शन बेटा थोड़ा मिस्टेक हो गया, दो ऑप्शन से। माता पिता का अवांछित हस्तक्षेप ये तो रहेगा, तो पहला नंबर का हो जाता सही। लाड़ प्यार करने से एडीएचडी नहीं होगा, तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन हो जाएगा गलत। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन तो कहाँ कहाँ पे बेटा, तो ये तो ऑल ऑफ द अबव तो गलत हो ही जाता है। पेरेंटल एक यहाँ पे दो, उम्मीद ये भी हो सकता है 1 3। देखो बेटा इसका उत्तर आएगा 1 2 और आपका 3, ये ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि लाड़ प्यार करने से किसी बच्चे में एडीएचडी नहीं आता। अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन क्या है देखना एक बार। अगला क्वेश्चन है हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो बहुबुद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, मैं आपको बता देता हूं। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में बताया था होवर्ड गार्डनर। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, गार्डनर या एच गार्डनर याद रखना। फर्स्ट ग्रेड सॉरी पीटीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। एच का फुल फॉर्म क्या पूछ लिया, एच का फुल फॉर्म होगा होवर्ड। ये इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1983 में किया गया था। और बात करें तो इस सिद्धांत में टोटल 8 स्टेप्स होती है। कितनी स्टेप्स है बेटा, 8 स्टेप्स है। और ये जो थ्योरी है इनकी किताब थी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड। होवर्ड गार्डनर की एक किताब थी जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना है। फ्रेम्स ऑफ माइंड में इन्होंने इस सिद्धांत के 8 उनके बारे में बताया था। तो ये थ्योरी किसकी है बेटा, मल्टीपल इंटेलिजेंसी, इट इज गिवन बाय द होवर्ड गार्डनर। अगला ऑप्शन है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी का नाम है त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत, याद रखना त्रिचापीय बुद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत की 3 स्टेजेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। डेविड वेस्लर इंपोर्टेंट नहीं, अल्फ्रेड बिने ने आपको याद हो तो यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी। यूनिफैक्टर मतलब बुद्धि का एक तत्व का सिद्धांत दिया था। इसके अलावा पहला जो इंटेलिजेंट टेस्ट है किसने बनाया, पहला जो इंटेलिजेंस का टेस्ट है, पहला जो बुद्धि का परीक्षण है बेटा, ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बनाया गया था अल्फ्रेड बिने के द्वारा। आशा करता हूं कि आपको ये चारों ऑप्शंस ठीक से समझ आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है लर्निंग के संदर्भ में शेपिंग बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, या सन्निकट एप्रोक्सीमेशंस का क्या मतलब है। सन्निकट एप्रोक्सीमेशन या शेपिंग होती क्या चीजें, आज आइए मैं आपको समझाता हूं। पहली बात तो ये जो दोनों शब्द हैं वो किसने दिए, ये दिए थे स्किनर के द्वारा। और ये किस थ्योरी से संबंधित है, तो ये संबंधित रहेंगे अधिगम का एक सिद्धांत है जिसका नाम है क्रिया प्रसूत अनुबंधन। याद रखना बेटा कौन से सिद्धांत से कनेक्टेड है, तो ये जो थ्योरी कनेक्टेड है वो आपका रहेगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण है, अधिगम का एक सिद्धांत है। इसमें इन्होंने ये सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन नामक टेक्निक का यूज किया। इसमें क्या रहता है, किसी इंसान के व्यवहार को चेंज किया जाता है या वांछित व्यवहार प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति को टुकड़ों में कुछ रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। रीइंफोर्समेंट मतलब टुकड़ों में से रीइंफोर्समेंट देंगे और उसके व्यवहार को चेंज कर देंगे, उसी को कहा जाएगा सक्सेसिव एप्रोक्सीमेशन या फिर शेपिंग करना, व्यवहार को चेंज करना, धीमे धीमे कुछ रीइंफोर्समेंट देकर पुनर्वलन देकर उसके व्यवहार को चेंज करना ही कहलाता है शेपिंग। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। एक व्यक्ति जो काफी ज्यादा नशे का आदी है, नशा करता है और वो चाहता है कि मैं इस नशे को छोड़ूं, तो वो व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है और कहता है कि मुझे नशा छोड़ना है या ड्रिंकिंग छोड़ना है। तो साइकोलॉजिस्ट इस टेक्निक का यूज करेगा कैसे, पहले जैसे मान के चलिएगा कि वो व्यक्ति है वो 200 ml ड्रिंकिंग करता है। अब 200 ml भाई जो पीने वाले होंगे उनको आइडिया रहेगा 200 ml कितनी। तो पहले क्या किया, मान के चलो उस व्यक्ति की कैपेसिटी है 200 ml, वो 200 ml पर डे ड्रिंक करता है। अब आगे क्या होगा, साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा भाई, उसे डेली 200 ml देना शुरू करेगा। फिर 8 दिन बाद 180 ml, फिर 8 दिन बाद 150 ml, फिर 8 दिन बाद 100 ml, ऐसे कर करके एक दिन ऐसा आएगा कि 0 ml पे पहुंच जाएगा और इस प्रकार उसे एक वांछित व्यवहार प्राप्त हो गया। इसी को कहा जाएगा वांछित व्यवहार को प्राप्त करना। अब देखना बेटा इसका उत्तर कौन सा सही रहेगा, व्यवहार के बाद डिजायर स्टिमुलस प्रस्तुत करके व्यवहार को सुदृढ़। ये तो बेटा ऑप्शंस गलत है। आपने एक व्यवहार किया और उस व्यवहार के बाद आपको स्टिमुलस मिल गया, तो ये तो नहीं बताया। मैंने कहा था छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के व्यवहार को चेंज करना, छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ इनाम देना, कुछ रीइंफोर्समेंट देना। यहाँ तो एक साथ ही रीइंफोर्समेंट दे दिया गया है या उद्दीपन दे दिया गया है, तो पहला वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। अगला है वांछित व्यवहार या व्यवहार की प्रगति को और प्रत्येक छोटे कदम को सुदृढ़ बनाना, बहुत अच्छा ऑप्शन है।
छोटे छोटे स्टेप्स में उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, कुछ चीजें दी जाएगी जिससे उसका व्यवहार धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पे एक साथ तो नहीं छोड़ पाएगा व्यक्ति, धीमे धीमे करके छोड़ना, छोटे छोटे स्टेप्स में एक्शन लेना, इसको कहा जाता है शेपिंग। तो केवल ए तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बेटा? केवल बी। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट शब्दावली है, मैं आपको बता देता हूँ। इस थ्योरी से रिलेटेड कुछ और शब्द भी है, मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। इसके अलावा इस थ्योरी में एक टोकन इकोनॉमी आता है बेटा। टोकन इकोनॉमी का मतलब होता है, टोकन इकोनॉमी का मतलब होता है कि बच्चे को किसी काम के बदले कुछ इनाम ना देकर कुछ टोकन दिया जाए, और जब उसके पास काफी सारे टोकन कलेक्ट हो जाए तो उस टोकन के बदले कुछ एक इनाम दे दिया जाए, उसी को कहा जाएगा टोकन इकोनॉमी। इसके अलावा इस थ्योरी से रिलेटेड एक प्रिंसिपल और है चेनिंग। चेनिंग भी व्यवहार चेंज करने की एक टेक्निक से। एक शब्द और रहेगा, उसको बोलोगे प्रीमेक प्रिंसिपल, बहुत महत्वपूर्ण है प्रीमेक प्रिंसिपल। प्रीमेक प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? प्रीमेक प्रिंसिपल होता है, ध्यान से समझो, मैं संक्षिप्त में समझा देता हूं। मान के चलिए दो प्रकार का व्यवहार है, एक का नाम रहेगा आपका कौन सा? लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर। याद रखना, एल से लो, एफ से फ्रीक्वेंसी और बिहेवियर। एक रहेगा हाई फ्रीक्वेंसी बिहेवियर, समझना बेटा। लो फ्रीक्वेंसी बिहेवियर एग्जांपल से तौर पे मैं आपको बताता हूं। एक बच्चे को करेले की सब्जी खाना पसंद नहीं है, ये तो हो गया उसका लो फ्रिक्वेंसी बिहेवियर, क्योंकि उसे करेला खाना पसंद नहीं है। हाई फ्रिक्वेंसी बिहेवियर का मतलब क्या होगा? भाई उसे स्पोर्ट्स या फिर मोबाइल चलाना काफी पसंद है, तो उसकी मम्मी कहती है अगर तू करेले की सब्जी खाएगा तो मैं तुझे फोन चलाने दूंगी। इसका मतलब जो फोन चलाना उसके लिए रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है बच्चे के लिए। फोन मम्मी, हाई फ्रिक्वेंसी बिहेवियर तब अवेलेबल होगा जब वो उस लो फ्रिक्वेंसी बिहेवियर को कर लेगा। मतलब अगर वो करेले की सब्जी खाएगा तो उसे फोन चलाने दिया। मैं थोड़ा बोलता हूं, उसको ध्यान से। जब हाई फ्रिक्वेंसी बिहेवियर लो फ्रिक्वेंसी बिहेवियर के लिए रीइंफोर्समेंट का काम करे, उसी को कहा जाता है प्रीमेक प्रिंसिपल। डेविड प्रीमेक के द्वारा ये दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटेलेक्चुअल ब्राइट, या फिर कहें तो जो बौद्धिक रूप से ऐसे बच्चे जिनका IQ 130 प्लस होता है, उनको कहा जाता है इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन के द्वारा की गए दुर्व्यवहार या असामाजिक गतिविधि। अगर कोई एक ब्राइट बच्चा एंटी सोशल एक्टिविटीज करता है तो उसका कारण क्या है? चलो देखते हैं। पहले उज्जवल बच्चे की चर्चा का केंद्र में नहीं रहते, जो ब्राइट बच्चे हैं वो चर्चा के केंद्र में नहीं रहते, ये तो गलत है। अगर कोई बच्चा क्लासरूम में होशियार है तो वो पूरे गांव में चर्चा का केंद्र रहता है कि भाई वो फलाने का लड़का या ढिकाने का लड़का तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो पहला वाला ऑप्शन तो सही, बट यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। शिक्षक उज्जवल बच्चे के उचित विकल्प प्रदान करने में असफल। हाँ, ऐसा होता है। आज 8% की क्लासरूम में सभी बच्चों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। वहां पे जो गिफ्टेड बच्चा रहता है उसके लिए कुछ वैकल्पिक ऑप्शंस है ही नहीं। तो अगर वैकल्पिक ऑप्शंस नहीं है तो प्रॉब्लम तो आएगी बच्चे को। तो दूसरा ऑप्शन कारण हो सकता है बिल्कुल। हमारी शिक्षा प्रणाली में उज्जवल बच्चों की रणनीति नहीं है, ये भी सही है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें उज्जवल बच्चों के लिए कुछ फिक्स किया ही नहीं है। आप देखना क्लासरूम में सभी बच्चों को एक ही ढंग से पढ़ाया जाता है। इसका मतलब जो होशियार बच्चा है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक विकल्प अवेलेबल होना चाहिए। तो कौन कारण है? तो भाई पहला वाला तो गलत है, क्योंकि चर्चा में तो रहते हैं बच्चे। दूसरा और तीसरा, सेकेंड और थर्ड, कहाँ पे? सेकेंड और थर्ड, ये दोनों भाई ऑप्शंस हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान से समझना ये अवेलेबल नहीं हो पाता। अब मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊंगा कि गिफ्टेड बच्चे जो कौन रहते हैं बेटा। गिफ्टेड या फिर बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअली ब्राइट चिल्ड्रन, मतलब जिनको गिफ्टेड भी कहोगे, ऐसे बच्चे जिनका IQ 130 प्लस होता है उनको कहा जाता है गिफ्टेड बच्चे। अब भाई क्लासरूम में क्या प्रबंध करना चाहिए, तो मैं दो प्रबंध आपको बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। एक रहेगा इनरिच्ड करिकुलम, थोड़ा इंग्लिश में रहेगा बेटा, ध्यान से देखना। इनरिच्ड करिकुलम, क्योंकि हिंदी इसकी काफी ज्यादा कठिन हो जाती है। इनरिच्ड करिकुलम का मतलब होगा संवर्धित पाठ्यक्रम। संवर्धित पाठ्यक्रम का मतलब है जो पाठ्यक्रम की चीजें हैं ना, उससे उच्च स्तर की चीजें बच्चों को प्रोवाइड कराओ, ये रहेगा आपका इनरिच्ड करिकुलम। दूसरा रहेगा ग्रेड एक्सेलरेशन, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रेड एक्सेलरेशन, ग्रेड एक्सेलरेशन का मतलब है बेटा कि आप जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ता है उसको उस क्लास से एक क्लास आगे जंप करा दिया जाए। अगर बच्चा ब्राइटली इंटेलेक्चुअल है या फिर गिफ्टेड है तो ये दो रणनीति अपन फॉलो कर सकते हैं। ये आपको इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से लिख लेना, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इनरिच्ड करिकुलम और ग्रेड एक्सेलरेशन, ये दो टेक्निक्स है जिसको गिफ्टेड बच्चे के साथ अप्लाई करना चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा व्यक्तियों का वर्ग कैटेगरी ऑफ पर्संस प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चे के चयन के लिए सहायता करेगा? भाई आपको कुछ वर्ग दिया गया है, कैसे पता चलेगा कि कोई बच्चा गिफ्टेड है? तो चलिए मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। गिफ्टेड बच्चे के बारे में बता दिया है। भाई गिफ्टेड बच्चे को नॉमिनेट करने के लिए, पहचान के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स पहचान करे कि बच्चा गिफ्टेड है। पेरेंट्स का नॉमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स नॉमिनेट करे या पेरेंट्स उसको सिलेक्ट करे, या नॉमिनेशन का मतलब होता है पता लगाना। पेरेंट्स क्या करे बेटा? नॉमिनेट करे। पेरेंट्स बताए हाँ हमारा बच्चा इंटेलिजेंट है, पता चली जाता है। उसके दोस्त बताए,
पीयर नॉमिनेट करे। भाई पीयर भी बताए, पीयर को पता चल जाएगा अगर आपके ग्रुप में कोई बच्चा होशियार होगा तो कहते हैं यार वो लड़का तो बहुत होशियार है, हमारा वो वाला दोस्त तो काफी इंटेलिजेंट है। तो आपके पीयर्स मतलब आपके सह पार्टी या जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको पीयर्स कहा जाता है, वो भी बताएंगे। इसके अलावा तीसरा रहेगा आपके टीचर नॉमिनेट करेंगे। टीचर नॉमिनेट मतलब टीचर भी बताएंगे कि हाँ ये बच्चा तो पढ़ने में बहुत ज्यादा ब्राइट था। इसके अलावा आपका जो अकेडमिक का रिजल्ट है ना वो भी होना चाहिए अच्छा। अगर आपका अकेडमिक का रिजल्ट भी बहुत शानदार आता है तो आप गिफ्टेड बच्चों की श्रेणी में आएंगे। 4, इसके अलावा आईक्यू का जो टेस्ट होते हैं, आईक्यू के जो टेस्ट होते हैं, आईक्यू टेस्ट में भी अगर आपका अच्छा स्कोर आ रहा है तो आप ब्राइट बच्चे हो या फिर एक प्रकार से गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन आपको कहा जाएगा, जिनका आईक्यू 130 प्लस रहेगा। तो इनका नॉमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर पेरेंट्स बताएंगे, आपके दोस्त बताएंगे, टीचर बताएंगे, एकेडमिक्स में आपका कैसा रिजल्ट आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि आप इंटेलिजेंट हो या नहीं। आपके जो आईक्यू के टेस्ट हैं वो डिसाइड करेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन है, शिक्षक नॉमिनेट करेगा, हाँ बिल्कुल सही है। माता पिता बताएंगे, पीयर बताएंगे, तो तीनों ऑप्शन सही रहेंगे। तीन ही व्यक्ति आपको नॉमिनेट करेंगे तो तीनों ही ऑप्शंस आपके कैसे रहेंगे बेटा, एकदम करेक्ट रहेंगे। बट ये 5 मैंने आपको बता दिया, पेरेंट्स का नॉमिनेशन, पीयर का नॉमिनेशन चाहिए, टीचर, एकेडमिक में आपका परफॉर्मेंस, आईक्यू टेस्ट, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है टू आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चिल्ड्रन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मास्लो की बात करें, मास्लो के अनुसार आवश्यकता, देखो बेटा मैं आपको मास्लो की थ्योरी बताता हूं। इनकी थ्योरी है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। इनकी थ्योरी क्या है बेटा, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत याद रखना बेटा, थ्योरी ऑफ नीड। ये किसने प्रतिपादित किया, तो भाई ये मास्लो के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसमें स्टेप कौन सी रहेगी, तो इसमें सबसे निम्न स्तर का जो रहता है वो रहता है शारीरिक आवश्यकता। शारीरिक आवश्यकता ध्यान से लिखना बेटा, पहली जो अवस्था रहेगी इन्होंने टोटल 5, इन्होंने अपने सिद्धांत में 5 स्टेप्स बताई थी, और ये जो स्टेप थी वो पिरामिड में थी। क्वेश्चन पूछा गया है त्रिभुज में थी या किस में थी, तो ये जो 5 चरण बताए ये पिरामिड में रहेंगे। पहली आवश्यकता शारीरिक आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता रहेगी बेटा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी आवश्यकता रहेगी बेटा प्रेम और संबंध की आवश्यकता, प्रेम एवं संबंध बनाने की आवश्यकता आपकी तीसरी आएगी। चौथी आपकी आवश्यकता रहती सम्मान चाहिए आपको, समाज से, सोसाइटी से आप सम्मान की एक्सेप्ट करते हो। और 5वीं रहेगी आत्मीकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मीकरण की अवस्था। तो ये 5 इन्होंने बताई थी। शारीरिक अवस्था का मतलब होता है कि एक व्यक्ति सबसे पहले क्या करेगा, अपनी शारीरिक अवस्था पूर्ति करता है, जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, रेस्ट हो गया, नींद हो गया, ये आपकी शारीरिक अवस्था है। इसके बाद में व्यक्ति को सुरक्षा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसे साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी भी चाहिए, तो घर किस में आ जाएगा, सुरक्षा में जाएगा। सुरक्षा घर बनने के बाद उसे प्रेम चाहिए, संबंध चाहिए, वो प्रेम करेगा, शादी करेगा, विवाह करेगा, तो वो प्रेम संबंध तीसरी स्टेप से। फिर उसे सोसाइटी में सम्मान की आवश्यकता, एस्टीम चाहिए, तो ये 4th और लास्ट आपकी आत्मीकरण मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान से समझो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब होता है स्वयं को जानना। अगर कोई व्यक्ति स्वयं की क्षमताओं को जानता है कि वो क्या कर सकता है, वो कितना अच्छा कर सकता है अपने लाइफ में, तो उसे कहेंगे सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। ओवरऑल सभी व्यक्ति सम्मान की आवश्यकता तक रुक जाते हैं, सेल्फ आत्मीकरण की आवश्यकता पे कोई काम नहीं करता। ध्यान से देखना बेटा, जो ये नीचे की 4 आवश्यकताएं है ना, नीचे की जो 4 आवश्यकता थी इन्हें कहा जाएगा कमी की आवश्यकताएं, या फिर बोलोगे तो डेफिशिएंसी नीड। क्या बोलोगे इनको, डेफिशिएंसी नीड। डेफिशिएंसी नीड मतलब कमी की आवश्यकताएं, कमी की आवश्यकता। और जो लास्ट वाली एक रहेगी ना आत्मीकरण की आवश्यकता, जो सबसे ऊपर वाली है ना, उसको कहा जाएगा ग्रोथ नीड, उसको बोला जाएगा बेटा ग्रोथ नीड। ये जो नीचे की 4 है उन्हें डेफिशिएंसी नीड, और ऊपर की जो है उसे कहा जाएगा ग्रोथ नीड। ये आपकी पूरी थ्योरी हो जाती है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की ओर। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा कि भाई इन्होंने बताया कि लोअर लेवल नीड, लोअर मतलब नीचे की जो 4 है वो लोअर लेवल की है, इसको आप लोअर लेवल भी बोल सकते हो। नीचे की जो 4 आवश्यकताएं हैं बेटा वो लोअर लेवल की आवश्यकता है, और जो ऊपर की आवश्यकता है ना ये हायर लेवल की आवश्यकता है, या जिसको कहा जाता है ग्रोथ नीड भी इसको बोला जाएगा। तो आप बताइए लोअर लेवल नीड्स जिसमें जीवित रहने की आवश्यकता, जीवित रहने की आवश्यकता मतलब शारीरिक आवश्यकता, और सुरक्षा की आवश्यकता ये भी निचले लेवल की आवश्यकता, किस नाम से जानी जाती है? न्यूनता, डेफिशिएंसी नीड, हाँ बिल्कुल सही, डेफिशिएंसी नीड के नाम से जानता है। एक्चुअल नीड नहीं, एक्चुअल नीड नहीं। सेल्फ नीड ये भी गलत है। बैंक नीड नहीं। तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका, डेफिशिएंसी नीड। डेफिशिएंसी के नाम से इसको जानते हैं, कमी की आवश्यकता, और ये ग्रोथ नीड होती है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी, पहले मैं आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बता देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता, ध्यान से देखो बेटा, बहुत पूरा टॉपिक खत्म करा दूंगा मैं, बस एक क्वेश्चन से। अधिगम अक्षमता की बात करें तो इसकी चर्चा किसने की थी, तो 1963 में सैमुअल क्रिक, याद रखना सैमुअल क्रिक के द्वारा लर्निंग डिसेबिलिटीज की बात की गई।
LD की। ये किस प्रकार के विकार होते हैं? ये भी मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं, ये रहते हैं न्यूरो डेवलपमेंट। जैसे आपने ADHD पढ़ा ना, उसी प्रकार से ये भी न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर होते हैं, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। ये किस प्रकार के बीमारियां हैं? तो ये आपके तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। आपके तंत्रिका तंत्र में कुछ कनेक्शंस गड़बड़ हो जाते हैं, जिससे आपको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। मैं कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। डिस्ग्राफिया, देखो आप भी जानते हो ग्राफ मतलब ग्राफ इस प्रकार का ग्राफ बनता है, तो ग्राफ का संबंध किससे होता है बेटा? लिखने से। तो ये लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है, ये लिखने से संबंधित विकार है। इसमें बच्चा क्या करता है? बी को बच्चा डी लिखेगा, डब्ल्यू को बच्चा एम लिखता है। जब अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम हो तो उसे कहा जाएगा डिस्ग्राफिया। इसके बाद अपन बात करें तो होता है बेटा आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया का मतलब होता है पढ़ने में प्रॉब्लम, पढ़ने में समस्या जब आपको आती है उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चा क्या बोलेगा? बच्चा बेटा वोस को तो बोलेगा, शब्दों को उलट फेर कर देता है। बच्चा डब्लू को एम पढ़ेगा, अगर लिखेगा तो डिस्ग्राफिया, और डब्लू को एम पढ़ेगा तो इसका मतलब डिसलेक्सिया। लेक्सिया का संबंध पढ़ने से होता है और ग्राफिया का संबंध लिखने से होता है। और मैं आपको बताता हूं तो और आती है, एक आती है चलो इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो डिसलेक्सिया है ना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक व्यक्ति थे विल्सन, एक व्यक्ति थे विल्सन। विल्सन ने एक सिस्टम को इजाद किया था जिसको कहा जाता है WRS। इसका फुल फॉर्म है द विल्सन रीडिंग सिस्टम। द विल्सन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है बेटा, सब पढ़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। द विल्सन रीडिंग सिस्टम। अब ये क्या चीज होती है भाई? ये विल्सन रीडिंग जो सिस्टम होता है बेटा, जिसका जन्म विल्सन ने किया, ये डिसलेक्सिया को कम करने का एक तरीका है भाई। पढ़ने को थोड़ा ठीक सुधार करने का तरीका, या फिर कहें तो डिसलेक्सिया को ठीक करने का एक तरीका है, जिसको कहा जाएगा WRS, द विल्सन रीडिंग सिस्टम। इट इज गिवन बाय डॉक्टर विल्सन। आगे मैं आपको बताता हूँ कुछ और डिसऑर्डर के बारे में बता देता हूँ। एक रहेगा आपका डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब आप समझते हो, ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है। अब कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो बेटा ये गणित की गणनाओं, गणित से संबंधित है, गणनाओं से संबंधित प्रॉब्लम है। और गणित में जो संक्रिया होती है, जोड़ घटाव की संक्रिया से रिलेटेड है। बच्चा क्या करेगा? 2 + 2, जैसे 2 + 8 करके इसको 16 इसको करेगा बेटा 10, इसको बच्चा कर देगा 16, क्योंकि इसको वो गुणा का चिन्ह मान लेगा। बच्चे से बोलेंगे 2 + 2 करो तो बच्चा क्या करेगा? 2 + 8 करो, तो बच्चा 2 + 8 ना करके 2 × 8 कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, गणनाओं से संबंधित समस्या है, गणित से संबंधित प्रॉब्लम है। गणित की ऑपरेशन से रिलेटेड अगर समस्या है तो वहां डिसकैलकुलिया हो जाता है। इसके बाद अपन बात करें तो डिसग्राफिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, इसकी बात करें तो डिस्प्रेक्सिया, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया की अपन बात करें तो जो डिस्प्रेक्सिया होता है ये रहता है आपके बॉडी के कोऑर्डिनेशन से, बॉडी कोऑर्डिनेशन से संबंधित समस्या है। बॉडी कोऑर्डिनेशंस या फिर शरीर पर कोऑर्डिनेशंस का मतलब नियंत्रण, या फिर कहें तो बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस से संबंधित समस्या होती है। इसमें बच्चा क्या रहता है? अपनी बॉडी पे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? बच्चा पेन को नहीं पकड़ पाएगा, अगर बच्चा फुटबॉल में लात मारना चाहेगा तो नहीं मार पाएगा, क्योंकि उसे अपनी बॉडी पर कंट्रोल्ड नहीं है, कोऑर्डिनेशंस नहीं है, तो वो रहेगा डिस्प्रेक्सिया। इंपॉर्टेंट है बेटा प्रेक्सिया, प्रेक्सिया इस प्रकार से। आगे बात करते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया या फिर इसको अफेजिया भी कहा जाता है बेटा, अफेजिया, अफेजिया याद रखना, अफेजिया। अफेजिया का मतलब होता है ये भाषा को समझने से संबंधित प्रॉब्लम है, भाषा को समझने से। अगर कोई व्यक्ति, मैं कुछ बातें बोल रहा हूं और आपको समझ में नहीं आ रहा, या किसी व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा, भाषा को समझने से संबंधित प्रॉब्लम होती है डिस्फेजिया, इसको कहा जाएगा डिस्फेजिया। आशा करता हूं कि आपको ठीक से समझ आ रही होंगी सारी चीजें। तो देखिए बेटा आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अब क्या आंसर रहेगा देखो आप खुद ही, देखो बेटा, निम्न में से कौन सा अधिगम क्षमता डिसेबिलिटी उसके अर्थ से सही प्रकार नहीं कहा था? डिसलेक्सिया, लेक्सिया बताया रीडिंग से रिलेटेड है, पढ़ने में कठिनाई, ये तो बिल्कुल सही है। इसको दूर करने के लिए द विल्सन सिस्टम, जो कि विल्सन के द्वारा किया गया। डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब राइटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको आप ये लिखने में कठिनाई, तो ये भी सही है। अगला देखो डिसकैलकुलिया, गणितीय गणनाओं से संबंधित, तो ये वाला भी सही है। ADHD, सुनने में कठिनाई, देखो बेटा सुनने में कठिनाई को ADHD नहीं बोलते, ADHD रहता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें आपका ध्यान कम रहे और आप अति से ज्यादा संवेदनशील रहो, उसी को कहा जाता है ADHD। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका के बारे में सबसे सही कथन कौन सा है? तो मैं पहले आपको हेरिडिटी और इसके बारे में बता देता हूं। पर्यावरण,
देखो बेटा, पर्यावरण और वंशानुक्रम, पर्यावरण और वंशानुक्रम एक बच्चे के विकास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पूछा जाता है कि भाई पर्यावरण और वंशानुक्रम बच्चे को किस प्रकार प्रभावित करता है, तो पर्यावरण और वंशानुक्रम का गुणनफल ही बच्चे को प्रभावित करता है, यही बच्चे का विकास होता है। ऐसा नहीं कहोगे कि 50% वंशानुक्रम बच्चे को प्रभावित करेगा और 50% बच्चा पर्यावरण से प्रभावित होता है, या कोई रेशो फिक्स नहीं है। पर्यावरण और वंशानुक्रम का गुणनफल होता है बच्चे का विकास। पर्यावरण की बात करें और वंशानुक्रम की बात की जाए, ध्यान से देखना, पर्यावरण एक कैसा तत्व है बच्चे को प्रभावित करने में, परिवर्तनशील है। आज पर्यावरण कुछ और है, बच्चा कहीं बाहर चला जाएगा तो पर्यावरण दूसरा हो जाएगा। तो ये कैसा पर्यावरण बच्चे के विकास में कैसा फैक्टर है, तो ये आपका परिवर्तनशील फैक्टर है। कैसा फैक्टर है बेटा, तो ये बच्चे के विकास को प्रभावित करने में कैसा फैक्टर होता है, तो वंशानुक्रम एक प्रकार से कैसा फैक्टर है बेटा, परिवर्तनशील, चेंजेबल। चेंजेबल का मतलब होता है जिसको चेंज किया सके, या फिर एक और वर्ड आता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है परिवर्तनशील। वहीं वंशानुक्रम आपको इनेट मिलता है, जन्म से मिलता है, तो ये स्टैटिक होता है, आप इसको परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे मान के चलिए आपकी आइज का कलर ब्राउन है या किसी भी कलर की आइज है, आप उसको चेंज कर लोगे, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो स्टैटिक्स है और स्टैटिक्स चीजें आपको हेरिडिटी से मिलती है, वंशानुक्रम से मिलती है। याद रखना, इसका संबंध बेटा नेचर से होता है, प्रकृति से। सॉरी बेटा, इसको थोड़ा नेचर नहीं बेटा, इसका जो रिलेशन होता है वो नर्चर से होता है। इसका जो पर्यावरण का संबंध नेचर से होता है, प्रकृति से होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सीधा याद रखना, प्रकृति किससे कनेक्टेड है, पर्यावरण से, और नर्चर पोषण किससे कनेक्टेड है। इसको सुधार करो यार, मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा। चलो बढ़ते हैं आगे, दोबारा लिखा, पर्यावरण और वंशाणु, पर्यावरण और वंशाणु। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण बच्चे के विकास में कैसा तत्व है बेटा, तो पर्यावरण रहेगा आपका परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब होता है जो चेंज हो जाए। और इसके बाद वंशानुक्रम कैसा है बेटा, स्थिर फैक्टर है, ये परिवर्तित नहीं होता, ये आपको जन्म से मिले। इसके अलावा बात करते हैं, ये कैसा रहेगा बेटा, इसका संबंध पोषण से होता है, इसका संबंध पोषण से या नर्चर से होता है। इसके बाद बात करें वंशानुक्रम का संबंध बेटा प्रकृति से या फिर नेचर से होता है, इट इज रिलेटेड टू नेचर या प्रकृति। याद ही रख लेना सीधा सीधा, वंशानुक्रम मतलब प्रकृति और पर्यावरण मतलब पोषण, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चेंजेबल है, ये स्टैटिक फैक्टर्स होता है, ये आपको पेरेंट से मिलेगा, ये बाहर से मिलता है। तो क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या था अपना, क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से। क्वेश्चन था वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका में के बारे में कौन सा कथन आपका सही है। पहला ऑप्शन है, पहला देखना, बच्चे सीखने और प्रदर्शन करने की क्षमता पूरी तरीके से जीन का मतलब हो जाएगा हेरिडिटी से निर्धारित होती है, जो कि गलत है। बच्चे की सीखने की क्षमता कंप्लीटली हेरिडिटी से डिसाइड नहीं होती, ये पर्यावरण और आपके वंशानुक्रम के गुणनफल से संबंधित होती है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। अगला बढ़ते हैं, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार किसका हिस्सा है भाई, पर्यावरण का। चलो ठीक है, यहां तक समझ आया। किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि भाई कोई सी भी जन्मजात प्रॉब्लम होगी, मान के चलो बच्चे को उसकी माता को एड्स था, बच्चे को भी उसके थ्रू एड्स हो गया, क्या उस प्रॉब्लम को अच्छे खान पीन के थ्रू ठीक कर दोगे, नहीं, उसको ठीक किया ही नहीं जा सकता। बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, क्या उसको ठीक किया जा सकता है अच्छे खान पीन के द्वारा, तो ये संभव नहीं है। ADHD हो गया या बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज हो गई, तो इनको ठीक नहीं किया जा सकता, तो पर्यावरण से इसको ठीक नहीं कर पाओगे। तीसरा ऑप्शन है, पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या पर्यावरण केवल बच्चे की भाषा के विकास में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, ये तो गलत है। बच्चे की फिजिक में भी अच्छी भूमिका निभाता है, बच्चे को सीखने में भी, बच्चा कोई नई चीज सीख रहा है तो पर्यावरण से सीखेगा, तो सीखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चे का नैतिकता का विकास कहाँ से होगा, जन्म से होता है। बच्चे में सही गलत की पहचान जन्म से आती है क्या, नहीं, ये चीजें भी बच्चा कहाँ से सीखता है, तो ये भी सब बच्चा वातावरण से या पर्यावरण से सीखता है। बच्चे का सामाजिक विकास होता है, बच्चा समाज में उठता बैठता है, समाज के रूल एंड कोड एंड कंडक्ट को सीखता है, तो वो भी तो आप पर्यावरण से सीखते हो। तो इसमें लिखा है कि पर्यावरण के माध्यम से केवल आप भाषा का विकास करते हो, ये जो कि कंप्लीटली गलत है। अगला ऑप्शन से, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से अधिक प्रभावित होते हैं और कुछ अन्य पहलू एनवायरमेंट से अधिक प्रभावित होते हैं, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। विकास के कुछ पहलू जैसे आंखों का कलर, हाइट का बढ़ना, बालों का स्ट्रक्चर आपके हेरिडिटी से कनेक्टेड है। वहीं अगर बात करें तो आपके नैतिकता का विकास, आपके सामाजिक विकास, ये सही गलत की पहचान करना, समाज के नियम कानून सीखना, ये सब कहाँ से सीखा जाता है बेटा, पर्यावरण से सीखा जाता है। तो विकास के कुछ पहलू आपके आनुवांशिकता से कनेक्टेड, जैसे कि आईज का कलर हो गया, याद रखना बेटा, आनुवांशिकता से संबंधित, आंखों का कलर, हाइट का बढ़ना, ये सब आपके आनुवांशिकता से संबंधित है और पर्यावरण मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्न में से कौन सा कारक
सीखने को समर्थन करता है। भाई 4 तत्व दिए गए हैं, इनमें से 3 समर्थन नहीं करेंगे। सीखना, लर्निंग का मतलब होता है व्यवहार में आने वाला परिवर्तन, तो सीखने में कौन सा कारक नहीं है। बच्चों को अधिक रुचि दिलाने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना चाहिए। भाई ज्यादा टेस्ट कंडक्ट कराओ। ज्यादा टेस्ट कंडक्ट कराने से बच्चे की रुचि थोड़ी ना डेवलप्ड होगी। अगर आपकी पढ़ाने का तरीका ही गलत है, आपकी शिक्षण विधि या पेडागोजिकल मेथड्स गलत है, आप कितनी टेस्ट करा लो, बच्चे का सीखने में रुचि नहीं जगेगी। तो पहला, टेस्ट ज्यादा कराने से, टेस्ट वर्ड ही एक नेगेटिव वर्ड आ जाता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। शिक्षक द्वारा बच्चों को ऑटोनॉमी समर्थन करना हो, ये बहुत ही अच्छा है कि भाई बच्चे में सीखने की एक इनेट क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है। जो संरचनावादी मनोवैज्ञानिक है वो मानते हैं कि बच्चे में सीखने की एबिलिटीज होती है, बच्चा एक्टिविटी करके, गतिविधि करके स्वयं सीख सकता है। क्या करना चाहिए, बच्चे को सीखने की स्वतंत्रता देना चाहिए। और टीचर कैसी भूमिका निभाए, सिर्फ फैसिलिटेटर की। टीचर कैसे भूमिका निभाए, फैसिलिटेटर, मतलब एक टीचर सुविधादाता है। तो एनसीएफ भी कहता है कि टीचर की भूमिका सीखने में एक सुविधादाता की है, ना कि पूरे बच्चे पे आरोपित हो जाए, वो गलत हो जाएगा। टीचर एक सुविधादाता है, गाइडर है, फैसिलिटेटर है, तो ऑटोनॉमी बच्चे को देना चाहिए। अगला है, एक रूपता बनाए रखने हेतु शिक्षण के एक ही विशेष तरीके से चिपके रहना, बिल्कुल गलत है। भाई सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ा रहे हो क्लासरूम में, ये तो गलत है ना। आपको इंडिविजुअल या व्यक्तिगत भिन्नता का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बेटा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्लासरूम में जो पाए जाते हैं उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग होती है, हर बच्चे में सीखने का तरीका अलग होता है। तो आप सभी बच्चों को एक टेक्निक से पढ़ाना, ये तो गलत हो गया। अगला देखते हैं, पीरियड्स या फिर जो पीरियड्स का समय अंतराल 40 से 50 मिनट करना, ये नेगेटिव ऑप्शन से। समय बढ़ाने से सीखने में रुचि कैसे क्रिएट होगी, सबसे बेस्ट ऑप्शन है बच्चे को सीखने में क्या करना है, ऑटोनॉमी देना है, स्वतंत्रता देना है, ताकि बच्चा खुद गतिविधि करके अपनी स्वयं की गति से सीखे। ये बेस्ट ऑप्शन से। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों के संदर्भ में 2 सबसे सामान्य मूल्यांकन है। तो यहाँ पे आपका आएगा बेटा शिक्षण। 2 सामान्य मूल्यांकन कौन से होते हैं, तो मैं आपको 2 मूल्यांकन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। एक रहेगा बेटा आपका रचनात्मक मूल्यांकन, और एक रहेगा बेटा आपका योगात्मक, या जिसको कहोगे आप योगात्मक कह दो, या फिर निर्णयात्मक मूल्यांकन। ये मैं आपको डिटेल से बता देता हूं क्या होता है। देखो बेटा, मूल्यांकन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक रहता है आपका रचनात्मक, एक रहेगा बेटा आपका निर्णयात्मक, या फिर आप इसको योगात्मक भी कह सकते हो। क्या कहोगे, योगात्मक। इसका एक नाम रहेगा योगात्मक या सारांशात्मक। योगात्मक, इंग्लिश में एक ही नाम याद रखना है, समेटिव, और इसको कहोगे आप फॉर्मेटिव। बेटा दोनों लैंग्वेज में पेडागोजी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी एक समान। चलो बात करते हैं ये होता क्या है। रचनात्मक जो आकलन रहता है वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान होता है। ये कब होगा बेटा, जब टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया चल रही है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान होगा। ये कब होता है बेटा, ये साल के अंत में होता है। आपका साल हो गया, साल का अंत हो गया, आपका जो सेशन एंड में होता है, एक प्रकार से कहो आपके सेशन एंड में कौन सा होता है, योगात्मक आकलन। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान चलता है रचनात्मक आकलन। इसका मूल उद्देश्य होता है फीडबैक देना। इसका मूल उद्देश्य क्या होता है, बच्चे को अपना फीडबैक मिले, टीचर को फीडबैक मिल जाए, भाई टीचर अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं, स्टूडेंट को फीडबैक मिले कि स्टूडेंट ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं। इसका मूल ऑब्जेक्टिव होता है रचनात्मक आकलन का, बच्चे को फीडबैक देना। लेकिन जो योगात्मक आकलन रहता है, इसका होता है बच्चे के ग्रेड देना, बच्चे को अंक देना। बच्चे को ग्रेड दे दी, भाई बच्चा इतने ग्रेड पे आ गया, वो होता है आपका योगात्मक आकलन। इसके अलावा बात करें तो योगात्मक आकलन होते हैं 4, और चारों का परसेंटेज होता है 10%, 10%, 10%, 10%। इस प्रकार से FA1, FA2, FA3 और FA4, 4 FA होते हैं, याद रखना बेटा, और इनका योगदान होता है 40%। योगात्मक आकलन संख्या में 2 होते हैं, SA1 का योगदान 30% और SA2 का योगदान कितना होता है, 30%। इस प्रकार मिला के दोनों रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन हो जाते हैं। ये साल के अंत में होता है, ये शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है, ये फीडबैक का काम करेगा और ये बच्चे को ग्रेड असेट करने का काम करता है। तो चलो बढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन था देखना एक बार। देखो बेटा, ये क्वेश्चन था असेसमेंट की 2 विधियां कौन सी सामान्य 2 विधियां हैं, तो 2 विधियां कौन कौन सी है, फॉर्मेटिव और समेटिव। ये तो बिल्कुल सही है, दोनों विधियां मैंने आपको बताई। समेटिव और अक्यूमुलेटेड ये गलत है, अक्यूमुलेटेड फॉर्मेटिव ये भी गलत है, फॉर्मेटिव एवोल्यूशन ये भी गलत है। तो 2 सबसे सामान्य तरीके हैं, फॉर्मेटिव जो कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान चलता है, जिसका मेन काम रहता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, टीचर को और बच्चे को फीडबैक देना कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा। इसके अलावा समेटिव असेसमेंट रहता है साल के अंत में या सेशन एंड में होता है। इसका मूल काम होता है बच्चे को ग्रेड देना, ये साल के अंत में होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 क्वेश्चन और बचे हुए हैं।
एक्टिव वोकेबलरी क्या होती है? एक्टिव दो प्रकार की वोकेबलरी होती है, दो प्रकार की शब्दावली होती है भाई। एक रहती है आपकी सक्रिय शब्दावली, एक रहेगी बेटा आपकी सक्रिय शब्दावली, और एक रहेगी बेटा आपकी निष्क्रिय शब्दावली। निष्क्रिय शब्दावली, ध्यान से देखना बेटा, निष्क्रिय शब्दावली। सक्रिय शब्दावली का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनका आप डेली यूज करते हो, ऐसे शब्द जिनका आप डेली यूज करते हो उन्हें कहा जाएगा एक्टिव वोकेबलरी या सक्रिय शब्दावली। ऐसे वर्ड जिनका आप उपयोग ना के बराबर करते हो, इनका उपयोग आप ना के बराबर करते हो, उसको कहा जाएगा बेटा पैसिव वोकेबलरी। तो देख लीजिए एक्टिव वोकेबलरी कौन से होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग बच्चे जानते हैं, हाँ ठीक लगा। जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, ये भी ठीक है। जिन शब्दों का अर्थ जिन शब्दों का अर्थ बच्चा जानता नहीं, सबसे बेस्ट है जिन शब्दों का अर्थ बच्चा जानता है और उसका प्रयोग करता है। अर्थ जानना एक अलग चीज है और प्रयोग करना एक अलग चीज है। अगर बच्चा अर्थ जाने और उसका प्रयोग ना करे तो वो आपकी कौन सी वोकेबलरी है? निष्क्रिय। अर्थ भी जानना चाहिए और उसे डेली लाइफ में यूज भी करना चाहिए, तो वो कहलाती है आपकी एक्टिव वोकेबलरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाषा का विकास का चरण कौन सा है? तो बेटा भाषा विकास का प्रथम चरण आप भी जानते हो, भाषा विकास के 4 चरण होते हैं। सबसे पहला रहेगा आपका सुनना, सुनने के बाद आता है बेटा बोलना, बोलने के बाद आता है तीसरा आपका पढ़ना, तो पढ़ने के बाद आता है लिखना। तो मैं इन चारों की कुछ विशेषता आपको बता देता हूँ। ये जो सुनना और बोलना जो है ना, ये एक प्रकार से कहें तो ये इनको कहा जाता है ग्रहात्मक। ग्रहात्मक मतलब ग्रहण करने वाला, रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स इनको कहा जाएगा, या इनको निष्क्रिय स्किल्स भी कहा जाता है, निष्क्रिय स्किल्स। इसके बाद अगर हम बात करें पढ़ना लिखना किस प्रकार की स्किल्स है, तो बेटा ये प्रोडक्टिव स्किल्स है, उत्पादनात्मक स्किल्स है। उत्पादना कह सकते हो आप इनको, या फिर कहो तो एक्टिव स्किल्स भी कहोगे आप इनको, एक्टिव कलावी स्किल्स भी कहा जाता है। क्योंकि इन दोनों को सुनना बोलना बच्चा पैसिवली करता है, रिसिप्ट मतलब होता है ग्रहण करना। बच्चा किसी चीज को कैसे ग्रहण करेगा, या तो सुन के करेगा, या यहाँ पे बेटा थोड़ा गलती हो गया, ठीक करो यार बेटा, ये गलत हो गया। देखो 4 भाषा के कितने स्किल्स हैं? भाषा के 4 कौशल है। लिखने में मिस्टेक होगी बेटा, ध्यान से दोबारा इसको ठीक कर लेते। पहला रहेगा कौन सा? सुनना। सुनने को कहा जाएगा लिसनिंग या एल। फिर रहेगा LS स्पीकिंग मतलब बोलना, सुनना बोलना, जिसको कहोगे स्पीकिंग, LSRW। ये 4 स्किल्स रहती है। लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, और एक रहेगा आपका राइटिंग मतलब होता है लिखना। तो ये बेसिकली एक बच्चे के पास में 4 स्किल्स होती है, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग और राइटिंग। इसको रीडिंग बोलोगे, इसको राइटिंग कहा जाएगा। तो बेटा जो सुनना है ये प्रथम है, ध्यान से समझना, और ये आपका लास्ट है, अंतिम है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो सुनना सबसे सरल है, सबसे सरल स्किल्स है, और आधारभूत मतलब बेसिक स्किल्स भी यही है। इसके बिना आप इन तीनों स्किल्स को नहीं बढ़ा पाओगे। ये तीनों कौशल तभी बढ़ेंगे जब आपको सुनना ठीक से आएगा। ये सबसे कठिन है और अंतिम है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी कुछ और विशेषताएं, जो सुनना और जो पढ़ना है इनको कहा जाएगा ग्रहात्मक या रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव मतलब इनके माध्यम से आप चीजों को ग्रहण करते हो, सुनते हो, तो इनको कहा जाता है बेटा रिसेप्टिव स्किल्स। इसके अलावा बोलना और लिखना ये रहेगा, इनके माध्यम से आप अपने भावनाओं, विचारों, थॉट प्रोसीजर को व्यक्त करते हो, इसलिए इन्हें प्रोडक्टिव या एक्सप्रेसिव स्किल्स भी कहा जाता है। एक्सप्रेसिव मतलब खुद को एक्सप्रेस करने वाले स्किल्स भी कहा जाता है। ये आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स हो जाती है, और ये आपकी कैसी स्किल्स हो जाती है बेटा? ये आपकी हो जाती है रिसेप्टिव स्किल्स। आगे देखते हैं इसके अलावा और क्या है। देखो बेटा, अगर बच्चा खुद को कोई चीज रिसीव कर रहा है तो कुछ उसके इनपुट मतलब अंदर जा रहा है ना, तो इसे इनपुट स्किल्स भी कहा जाता है। याद रखना, सब महत्वपूर्ण है, इसको इनपुट स्किल्स कहा जाएगा। अगर आप अपनी बात को बाहर निकाल रहे हो तो इसे आउटपुट स्किल्स भी कहा जाता है। ये चारों स्किल्स बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसको पैसिव कहा जाता है क्योंकि बच्चा पैसिवली पढ़ता है और पैसिवली सुनता है। इसको एक्टिव कहा जाएगा क्योंकि इनके लिए व्यक्ति को एक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मैं आशा करूंगा कि आपको ठीक से समझ आ गया होगा। मैंने बताया भाषा की 4 कलाएं, स्किल से कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सुनने की बात करें तो प्रथम कौन सा कौशल है? सुनना, और सबसे सरल है और आधारभूत है, सबसे बेसिक भी है। सबसे कठिन है आपका अंतिम है लिखना, और कठिन भी है। इसके बाद मैंने बात करी सुनना और पढ़ना, ये रिसेप्टिव है। रिसेप्टिव का मतलब होता है इनके माध्यम से आप सूचनाओं को ग्रहण करते हो।
ये दोनों इनपुट है, आप अंदर अपनी जानकारी डालोगे तो इनपुट करोगे, और ये पैसिव स्किल्स है। इसके अलावा मैं बात करूं तो बोलना और लिखना, बोलना और लिखने के माध्यम से आप अपने थॉट प्रोसीजर को, अपने विचारों को, भावनाओं को एक्सप्रेस्ड करते हो, इसलिए आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स या एक्सप्रेसिव स्किल्स है। इनको आउटपुट भी कहा जाता है, मतलब चीजों को बाहर निकालना, और इनको एक्टिव स्किल्स भी कहा जाएगा। एक छोटी सी बात और याद रखना, सामान्य क्रम तो LSRW होता है, लेकिन एक शिक्षाविद थी जिनका नाम था मारिया मोंटेसरी। इन्होंने कहा था कि पहले सुनना आएगा, फिर आएगा आपका स्पीकिंग बोलना, फिर राइटिंग आएगा, और रीडिंग को सबसे लास्ट में माना किसने? मारिया मोंटेसरी ने। ये याद रखना बेटा, मारिया मोंटेसरी ने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया, बोला कि भैया रीडिंग सबसे लास्ट स्किल्स मारिया मोंटेसरी ने बताई। आपको समझ आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ गया, निदानात्मक टेस्ट। निदानात्मक टेस्ट छात्र की किस प्रकार की कठिनाई का समाधान करता है? ऑप्शन पढ़ो। विद्यार्थी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, ये ज्ञात करना। विद्यार्थी की सीखने की क्षमता का आकलन करना। विद्यार्थी के बुद्धि स्तर का आकलन करना। विद्यार्थी के प्रदर्शन का आकलन करना। तो देखते हैं सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा। मैं आपको पहले समझा देता हूं, ध्यान से समझो बेटा। देखो, दो प्रकार के आकलन और होते हैं। एक रहेगा आपका निदानात्मक, एक रहेगा आपका उपचारात्मक शिक्षण। ध्यान से देखना बेटा, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण और परीक्षण, उपचारात्मक। देखो बेटा, अब ध्यान से सुनो, निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। देखो, आपको एक डाउट आता है, मैं आपको वो डाउट भी आज क्लियर कर देता हूं कि भैया आपको लगता है कि जो उपलब्धि परीक्षण होता है, उपलब्धि परीक्षण, ध्यान से देखना बेटा, अचीवमेंट टेस्ट और निदानात्मक परीक्षण में क्या अंतर है। क्लासरूम में कल एक लड़की पूछ रही थी, सर इसमें से क्लियर करो। जैसे मान के चलो मैंने बच्चे का एक टेस्ट लिया और उस टेस्ट में मुझे पता चला कि बच्चे का कैसा स्कोर आ रहा है। मैंने बच्चे का क्या किया बेटा, बच्चे का टेस्ट लिया और मुझे पता चला, देखो बच्चे का कितना स्कोर आ रहा है, कितनी चीजें आ रही है। तो बच्चे ने क्या सीखा, बच्चा क्या सीखा उस चैप्टर से, उसका पता लगाता है अगर टेस्ट, तो उसको कहा जाएगा उपलब्धि परीक्षण। और क्या नहीं सीखा, क्या सीखने में कमी रह गई, क्या नहीं सीखा, जैसे 10 क्वेश्चन है, 10 में से बच्चे ने 3 अटेम्प्ट कर दिए, 2 नहीं कर पाया, 3 नहीं कर पाया, तो वो क्यों नहीं सीखा या क्या नहीं सीखा, उसका पता लगाना ही निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। और क्या सीख लिया उसको उपलब्धि परीक्षण बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं जो चल रहा था, निदानात्मक परीक्षण या उपचारात्मक शिक्षण होता क्या है। देखो बेटा, सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ कमियां रह जाती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान कुछ कमियां रह गई, कुछ कमियां रह जाती है, कुछ गैप्स रह जाते हैं जिसको बच्चा ठीक से समझ नहीं पाता। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान जो कमी रह जाती है, उन कमियों को पता लगाने के लिए, इनका पता लगाने के लिए जिस टेस्ट का उपयोग किया जाता है, उसी को कहा जाएगा निदानात्मक परीक्षण। निदान का मतलब होता है वीक पॉइंट जो रहते हैं, जो बच्चे की कमजोरी है, जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, बच्चे की जो कठिनाई है, उसका अगर आप पता लगा रहे हो, पता लगाना या आइडेंटिफाई करना, तो उसको कहा जाएगा निदानात्मक परीक्षण। बच्चे की कमजोरी को पता लगाना ही क्या कहा जाता है, निदानात्मक परीक्षण। आगे बात करते हैं उपचारात्मक। जब ये कमी आपको पता चल जाएगी तो इस कमी को दूर करना, सीखने में रह गई कमी को, सीखने में आने वाली कठिनाई को, या सीखने में रहने वाले कॉन्सेप्ट को, अगर आप जो कमी रह गई है उस कमी को अगर आप दूर कर रहे हो, दूर मतलब हटा रहे हो, या इराडिकेट, इंग्लिश में याद रखना, इराडिकेट का मतलब होता है हटाना, या फिर आप उसको रिमूव कर रहे हो। सीखने में रहने वाले, सीखने में रह गई जिन कमियों को इराडिकेट कर रहे हो, मतलब हटा रहे हो या रिमूव कर रहे हो, उसी को कहा जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। याद रखना बेटा, उपचारात्मक शिक्षण 2 प्रकार का होता है। एक तो समूह में उपचार करोगे आप, समूह, और एक रहेगा व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब हो समूह उपचारात्मक शिक्षण, मतलब जो आप पूरे ग्रुप को सीखने में समस्या आई है, अगर उनका पता लगा रहे हो तो समूह, और व्यक्तिगत मतलब अगर एक सिंगल व्यक्ति को सीखने में प्रॉब्लम आई है तो उसे व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण। याद रखना, उपचारात्मक शिक्षण जो ज्यादा होता है वो व्यक्तिगत होता है, सामूहिक उपचारात्मक शिक्षण कम होता है, क्योंकि ये बहुत ही कम होगा कि बहुत सारे बच्चों को एक सिंगल कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आई हो। सब बच्चों को अलग अलग कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी, अलग अलग कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी, तो सबके लिए अलग अलग व्यक्तिगत शिक्षण या फिर उपचारात्मक शिक्षण का प्लान करना पड़ेगा। सभी बच्चों को तो एक ही प्लान से नहीं पढ़ा दोगे। इस संदर्भ में व्यक्तिगत शिक्षण, उपचारात्मक जो रहता है वो व्यक्तिगत ज्यादा होता है, सामूहिक कम होता है। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्यक्तिगत शिक्षण कैसा रहेगा आपका, तो ये उपचारात्मक रहता है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़े से क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं।
भाषा की कक्षा में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? भाषा की कक्षा में सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो भाषा के जो सिद्धांत रहते हैं, भाषा के सिद्धांतों को मैं आपको बता देता हूं बेटा। भाषा के सिद्धांत, ये हिंदी पेडागोजी का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाषा के सिद्धांत कौन से हैं? तो बेटा भाषा मूर्त से अमूर्त की ओर सीखी जाती है। मूर्त से अमूर्त का मतलब है कि एक पहले बच्चे को उन चीजों के बारे में बताओ जो उसके आसपास रहते हैं, आसपास की चीजों के बारे में बताओ, फिर उनको बच्चे को नियम के बारे में बताओ जो अमूर्त रहता है। अगर आप जैसे आप प्राइमरी लेवल की किताबें देखोगे तो उनमें ज्यादातर वही सामग्री आपको मिलेगी जो बच्चे के आसपास में रहती है, जैसे कि पंखा हो गया, घड़ी हो गई, गार्डन हो गया, बगीचा हो गया, ये सब मूर्त सामग्रियां हैं। तो शिक्षण हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर चलना चाहिए। शिक्षण कैसा होना चाहिए बेटा? कठिन से सरल की ओर होना चाहिए। पहले कठिन, शिक्षण हमेशा ज्ञात से अज्ञात, ये महत्वपूर्ण है। ये समझ में नहीं आता ज्ञात से अज्ञात क्या होता है। पहले बच्चों को वो चीजें बताओ जो बच्चे को पता है, पहले बच्चे को वो चीज बताओ जो बच्चे को पता है। अगर वो आप उससे पूछोगे तो बच्चे में कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। तो शिक्षण हमेशा जो बच्चे को पता है उससे जो बच्चे को पता नहीं है उसकी ओर चलना चाहिए। इसके बाद बात करें तो चौथा, निकट से दूर। निकट का मतलब होगा पहले वो चीजें बताओ जो उसके आसपास से सराउंडिंग में है, निकट है, उससे बच्चे को दूर की ओर ले जाओ। दूर मतलब फार की चीजें बताओ। इसके अलावा ये चार महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कौन सा सिद्धांत उपयोगी? अमूर्त से मूर्त नहीं, ये गलत हो गया। कठिन से सरल, बिल्कुल ये सही है। ज्ञात से अज्ञात, ये भी सही है। निकट से दूर, ये भी सही है। उपयोगी नहीं है, यहाँ क्वेश्चन चेंज करना, कौन सा सिद्धांत उपयोगी नहीं है। तो अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं चलेंगे, हमेशा मूर्तता से अमूर्तता की ओर जाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मेन फोकस ऑफ, अब बेटा इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन से ध्यान से देखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द मेन फोकस ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एक टीचिंग की अप्रोच है जिसमें व्यक्ति को कैसे सिखाया जाता है बच्चे को भाषा, ये भाषा सिखाने की लैंग्वेज टीचिंग की एक अप्रोच है। इसमें क्या होता है, बच्चे को एक लैंग्वेज सिखाई जाती है। अब लैंग्वेज कैसे सिखाएंगे? लैंग्वेज बोल बोल के, प्रैक्टिस कर करके सिखाई जाती है। मतलब यहाँ पे इस अप्रोच का मुख्य उद्देश्य होता है कम्युनिकेशंस करना, कि भाई बच्चा कम्युनिकेट करना सीखे, कैसे भी सीखे, बच्चा कम्युनिकेट करना सीखे। बच्चे की यहाँ पे जो गलती होती है बोलने में, अंग्रेजी जैसे बच्चे को नई भाषा में इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ तो बच्चे से बोलूंगा बेटा डायरेक्ट इंग्लिश बोल, तू तो ग्रामर से ज़्यादा मतलब नहीं है, डायरेक्ट इंग्लिश बोलने की कोशिश कर। जब इस प्रकार की मैं एक अप्रोच का यूज़ करूंगा तो उसे बोलेंगे कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसमें ग्रामर के जो रूल रहते हैं उनको ध्यान ज़्यादा नहीं दिया जाता भाई, कि भाई आप तो बोलो, गलतियाँ हो रही है कोई बात नहीं, ग्रामर को रूल पे ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। वोकेबलरी, ज़्यादा वोकेबलरी को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डेली लाइफ में उस लैंग्वेज को यूज़ करो, सीख जाओगे। ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस, ट्रांसलेट करना बिल्कुल गलत है। आप डेली जीवन में उस लैंग्वेज को उपयोग करना ही कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है। और इस विधि के जनक कौन है? डेल हाइम। याद रखना बेटा, इस विधि के जनक है डेल हाइम। तो इसका ग्रामर रूल्स को रटना बिल्कुल गलत है। कम्युनिकेशन एंड मीनिंग, ओवरऑल कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का मूल उद्देश्य है कि बच्चा कम्युनिकेट करना सीख जाए, बात करना सीख जाए। तो बात करना तो बात करके ही आएगा, कम्युनिकेशन करना सीखना कम्युनिकेशन से आएगा, ना कि ग्रामर को रट लेना। इसमें ग्रामर पे फोकस नहीं किया जाता, ट्रांसलेशन पे फोकस नहीं किया जाता, डायरेक्ट इंग्लिश पे ही फोकस किया जाता है, डायरेक्ट उसकी मीनिंग मेकअप पे फोकस रहता है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, who introduced the concept of the communicative competency with the education basic for CLT। CLT का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो अभी बताया, CLT का कॉन्सेप्ट दिया था डेल हाइम के द्वारा। नॉम चॉम्स्की की बात करें तो नॉम चॉम्स्की ने बेटा कहा था, इन्होंने LED का कॉन्सेप्ट दिया था। LED का मतलब होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उन्होंने कहा कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जिसको कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये डिवाइस भाषा को सीखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा नॉम चॉम्स्की ने और कहा था कि बच्चे में भाषा सीखने की इनेट एबिलिटी होती है। कैसी एबिलिटी होती है? बच्चे में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। हेनरी विल्सन छोड़ो, माइकल हॉलिडे छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। तो भाई CLT का कॉन्सेप्ट इट इज गिवन बाय डेल हाइम। CLT का मूल उद्देश्य होता है कम्युनिकेट करना, मीनिंग मेकिंग करना, ग्रामर को रट लेना नहीं, वोकेबलरी को याद करना नहीं, अर्थ निकालना मेन उद्देश्य होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ट रिस्पेक्ट CLT। CLT के बारे में कौन सी एक्टिविटी सबसे बेस्ट है? मेमोराइज ग्रामर रूल, ग्रामर के रूल्स को रटवाया नहीं जाता कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, इसमें ग्रामर के रूल्सों पर फोकस ही नहीं किया जाता बेटा। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में ग्रामर के रूल्स पे फोकस ना करके किस पे फोकस होता है? सिर्फ बच्चा कम्युनिकेट सीख जाए, इंट्रैक्शन सीख जाए, इसमें ग्रामर की ज़्यादा मदद नहीं ली जाती। आगे बढ़ते हैं, रीडिंग अलाउड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ये भी गलत है। तेज तेज पढ़ना ये ज़्यादा सही नहीं है। और देखते हैं, रोल प्ले, हाँ बच्चे को रोल प्ले कराओ भाई, क्लासरूम में बच्चा रोल प्ले करे, इंग्लिश में डायरेक्ट इंट्रैक्शन करे, ये बेस्ट है। ग्रुप डिस्कशन,
बच्चा ग्रुप में डिस्कस करे सभी टीचर्स के साथ में, बच्चों के साथ में, तो ये भी बेस्ट तरीका है भाषा को सीखने का। एंड इंटरव्यू में बच्चे से सामने इंटरव्यू ले रहा हूँ, व्हाट इज योर नेम, बच्चा रिस्पॉन्स करेगा माय नेम इज सोहन, इन विच स्टैंडर्ड डू यू स्टडी, आई स्टडी इन 5th स्टैंडर्ड। ऐसे जब इस प्रकार का डिस्कशन होगा, इंटरव्यू होगा, तो वहां पे CLT का मैं यूज कर रहा हूं, जिससे बच्चा डायरेक्ट भाषा बोलना सीखेगा। ट्रांसलेशन तो गलत हो जाएगा बेटा, ये तो ग्रामर ट्रांसलेशन का एक कॉन्सेप्ट दिया है। ओवरऑल इस पे किस पे फोकस किया जाता है, रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशन, इन सब पे ध्यान दिया जाता है। तो आज के ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि भाई ये सीरीज आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है। ध्यान से पढ़ना बेटा, ये 20 क्वेश्चंस आपकी हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, गणित पेडागोजी और साइकोलॉजी को कवर करती है, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कैसी लगी आपको वीडियो, आप सजेस्ट कीजिएगा, इसमें क्या और सुधार करने की आवश्यकता है, या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।